बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मार्च और दिन है बुध का। इतनी हैपनिंग्स हैं और बहुत सी चीज़ों पे हम बात नहीं कर पाते। जैसे आज अभी काजी फैसल साहब ने जो एक फैसला दिया है, वो है मामला आज की प्रोसीडिंग पे भी उस तरह आपको नहीं बता सके। पूरी प्रोसीडिंग के ऊपर एक वीडियो तो मैंने की। और साथ ही पार्लियामेंट में इस वक्त माहौल खासा जो है वो गर्म है। गर्म इस तरह से कि जिस तरह की कानून साजी की जा रही है, जिस तरह की तकरीर की जा रही है। तो मेरे साथ एमपी सोमरो साहब हैं, अली शेर साहब हैं। और एमपी सोमरो साहब हों या अली शेर साहब हों, पार्लियामेंट के हवाले से आपने कोई बात करनी हो, कोई बात पूछनी हो, तो एमपी साहब, अली शेर साहब, ये क्योंकि मुसलसल कई सालों से पार्लियामेंट को कवर भी कर रहे हैं और जब भी कोई इजलास होता है तो पूरा दिन उसको कवर करते हैं। तो इनसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता। ये जो कल बिल जब पेश हुआ और आज पास हुआ, इसके दौरान क्या होता रहा और आगे क्या होगा, सदर कितने दिन रोक सकते हैं, कब तक ये जो है वो ये जो तरमीम है ये सदर कितने दिन बाद सदर नहीं भी करेंगे तो ये नाफिजुल अमल हो जाएंगी ये तरमीम और कानून ये एक तरह से इनफील्ड आ जाएगा। ये सारी बातें करेंगे। पहले अली शेर साहब से बात कर लेते हैं। अली शेर साहब, कब आपको पता चला कि कोई ऐसा कानून जो है वो आ रहा है और ऐसी कुछ तैयारियां हो रही हैं और बड़ी हलचल है? देखिए सिद्दीक भाई, पता तो उस वक्त ही चल गया था जब ये इजलास बुलाया गया था। उसी वक्त ये अंदाजा हो गया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ऐसा होने जा रहा है। अब उसके बारे में मुख्तलिफ आरा आ रही थी और वो एक ज्यादा जोर दे के जो बात सामने आ रही थी वो आ रही थी कि शायद सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसी चीज करने जा रहे हैं या इस हवाले से कोई करारदाद आ रही है वगैरह वगैरह। लेकिन ये बड़ा देर से जाके पता चला कि असल में बात क्या है। तो वो असल में बात जो थी वो ये वाली निकली कि जिसको कहते हैं ना सज्जी दिखा के कभी मारना। किया ये गवर्नमेंट ने कि ज़ाहरी तौर पे ये वो मुतालबा था जो वाकई बार्स की तरफ से मुख्तलिफ औकात में अज खुद नोटिस को और मैच बनाने के जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने के मुतालबात आते रहे थे। इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन इन्होंने खुशनुमा सामने सुर्खियां ये लगाई और उसके पीछे छुपा हुआ था नवाज शरीफ जो आज निकला। वो इस तरह से अगर हम उसकी बात कर लें कि कल जब ये बिल पेश हुआ कैमा कमेटी में चला गया। पहले तो ये हुआ कि हंगामी काबीना का इजलास बुलाया गया जी, और वहां से वो खबर जो चली कि जनाब वहां से ब्यूरोक्रेट्स को निकाल दिया गया। नहीं, वो तो होता ही है जब भी कोई सेंसिटिव चीज होती है या इवन काबीना का भी होता है जिसको 0R भी कहा जाता है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स को निकाल दिया जाता है। वो एक प्रोसेस का हिस्सा होता है। खास बात करना हो तो वो हो जाती है। वो मेरे ख्याल में शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ज्यादा जो थी वो ये थी कि इन्होंने जिस स्पीड के साथ इसको किया है और जिस चालाकी के साथ किया है और जिस बारीक वारदात के साथ किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। शहबाज स्पीड इसी को कहते हैं ना, शहबाज स्पीड इसी भी है ना। वो शहबाज स्पीड जो थी वो जिस स्पीड से लगी। अब देखें, काबीना का इजलास बुलाया गया, फौरी तौर पे 9:30 बजे इजलास बुला लिया गया इसकी स्टैंडिंग कमेटी का। सब कुछ तयशुदा था, सब कुछ मिला हुआ था, सब कुछ तय था। अब आगे आजे जो मज़ाहिया फेजेस हुए हैं जिस पे कम से कम मुझे मतलब मैं 2002 से असेंबली कवर कर रहा हूँ। ये छठी हुकूमत जो है इसको हम रिपोर्ट करते हुए हमारे हाथों से गुजर रही है। यकीन करें कि शर्म आती है। एमपी साहब तो हमसे ज्यादा डेमोक्रेसी और हम तो पता नहीं, शायद हम तो कभी कभार उस पर सवाल उठाने की जरूरत कर लेते हैं, लेकिन एमपी साहब हमारी क्लास भी ले लेते हैं। लेकिन सच तो सच है, सवाल तो उठाना पड़ेगा, ये हमारा काम है। अब देखें, इन्होंने ये करके कमेटी में गया, कमेटी का इजलास लेट हुआ। आजम नजीर तारिड़ साहब वजीर कानून, ये आज क्या बात करें, थोड़े सीक्वेंस के साथ चलते हैं ना कि कल इन्होंने जब कौमी कमेटी को चला गया 9:30 बजे इजलास बुला लिया कमेटी का। मैं चाह रहा हूं क्योंकि बहुत से जो हमारे देखने वाले हैं ना उनको उस तरह से प्रोसेस को कि इन्होंने पहले काबीना से इसकी मंजूरी करवाई, उसके बाद इन्होंने रात तकरीबन कोई 8:30-9 बजे नहीं, फिर अगर आप तरतीब से चलते हैं तो सबसे पहले तो ये हुआ कि कल जब इजलास हुआ तो पहले उन्होंने रूटीन का एजेंडा जो है वो मुअत्तल किया। ठीक है। और उसके बाद वजीर आजम साहब जो है वो और बाकी अरकान जो है वो जूते समेत जो है वो अदलिया के ऊपर चढ़ दौड़े। ठीक है। बज़ाहिर उसका जितना पूरा प्लान था वो ये था, बड़ा खुशनुमा, सुर्खी खुशनुमा थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके नीचे क्या छुपा हुआ था वो बाद में निकला। खुशनुमा सुर्खी ये थी कि बार्स का, आजम नजीर तारिड़ साहब ने कल भी कहा कि बार्स का ये मुतालबा था कि फर्द वाहिद जब आज खुद नोटिस लेता है तो उस पे मुतनाजा होता है, पार्किंग पे, अस्पताल पे, फलान पे उन्होंने, और रेकॉर्ड और वो बहुत सारी चीजें। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, रिकॉर्ड में हमारे गले में पड़ा है। ऐसे है। उन्होंने कहा कि इसको रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन वो रेगुलेट करने कराने के चक्कर में इसकी स्पीड लगा दी गई। और उसके बाद काबीना का इजलास आया, वजीर आजम साहब ने खूब लताड़ा अदलिया को और ऐसे लग रहा था जैसे अदलिया बेमुकाबला पार्लियामान। वजीर आजम काबीना से अप्रूवल हो गई। अब अगला दिन आ गया, अगले दिन के लिए कैमा कमेटी का इजलास रख लिया गया 9:30 बजे। जब आजम नजीर तारिड़ साहब वजीर आजम से मिलने चले गए, वापस आए, वापस आते ही
वो जो पहले से जिन नुकात के ऊपर काबीना में इत्तेफाक हुआ था वो एक अलग से पर्ची लिखी हुई पढ़ते हैं और कहते हैं मेरी तजवीज ये है कि जब आने वाले वक्तों के लिए हम उनको ये फायदा दे रहे हैं कि उनको अपील का हक मिल जाए, जब हम ये कह रहे हैं कि जिनके 30 रोज पहले आज खुद नोटिस जिन पे हुआ है या फैसले हुए उनको भी हक मिल जाए, तो अगर कुछ लोग इससे पीछे रहे हैं तो उनको भी शामिल कर लिया जाए। ये मेरी तजवीज है। बड़े लाइट, मासूमाना और गैर महसूस अंदाज में आजम नजीर तारड़ साहब ने खूबसूरती से ये बात ऐसे फेंकी कि जैसे बड़ी मासूमियत में, जैसे अभी भी इनके ज़हन में आई हो कायमा कमेटी में, कायमा कमेटी में। उसके बाद वहां पे मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब कहते हैं, सब कुछ नजर आ रहा था, वो कहते हैं अच्छा मैं इसको अपनी तरमीम बना लेता हूं ना, मैं तरमीम पेश कर देता हूं। फौरी तौर पे नवीद कमर साहब बोले, उन्होंने कहा अच्छा तो इसका मतलब है कि ये असल में मामला नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से इस तरमीम का था कि उसको अपील का हक मिल जाए। जब वहां इख्तलाफ पड़ता नजर आया और लगा कि ये मामला यहीं असेंबली में जाने से पहले ये डोर यहां ना पट जाए, उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर जो है ना रांझा साहब आप ईवान में ले आना, यहाँ इसको रहने देते हैं, जो तयशुदा बात है इसके मुताबिक कर लेते हैं, ईवान में आप ले आना, वहां पर ईवान फैसला कर देगा। और फिर ईवान में आया, जब ईवान में आया तो वहां पे मोहसिन शाह नवाज रांझा की बजाय मोहसिन दावड़ निकल आया, यानी तयशुदा ये था, सब कुछ तयशुदा था। फिर जो कायमा कमेटी में जो तरमीम डाली गई है वो मोहसिन दावड़ या किसी के नाम के बगैर डाली गई है। अभी आपको एमपी साहब बताएं कि इन्होंने वो डॉक्यूमेंट भी लिया, आज हम वहां पढ़ रहे थे, वो डाली गई। मोहसिन दावड़ साहब ने जब ये कहा कि जी इसको ऐसे कर लिया जाए, तो उस वक्त पहले मोहसिन लगारी ने उसकी मुखालफत की और कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इस तरह तो आप करेंगे तो आप एक बज़ाहिर जो अच्छा काम नजर भी आ रहा है तो आप इसको खराब करेंगे। उसके बाद बिलावल साहब खड़े हुए, बिलावल साहब ने कहा कि देखिए जी हमारे में तो इस पे एतमाद भी नहीं लिया गया, ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसे करें। दावड़ साहब मेरे मोहतरम दोस्त हैं, इसको डिले कर लें, बाद में भी तरमीम आ सकती है, जिस पे हमारा इत्तेफाक है इसको पहले कर लेते हैं, इसको बाद में कर लेंगे। इसी दौरानिये में जब उन्हें लगा कि ये मामला तो यहाँ खराब होने लगा है, स्पीकर साहब ने फौरी तौर पे, मैं तो उसको यही कहूंगा पूरे एहतराम के साथ, खुर्रम दस्तगीर साहब, उनको आज मरियम औरंगजेब का किरदार दिया कि आपने हर 15 मिनट बाद वही तकरीर रिपीट करनी है जब तक ये फड्डा और ये इनकी गुफ्तगू चल रही है। फिर वजीर आजम साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवीद कमर, बाकी सब की मुशावरत हुई, फटाफट पता नहीं क्या तय पाया, ईवान में सारा कुछ हो आ गए। तो थोड़ी देर बाद जब पता कि ओके हो गया, उसके बाद खुर्रम दस्तगीर साहब की तकरीर का स्विच ऑफ किया गया और बिलावल साहब खड़े हुए। क्योंकि हम इत्तेहादी हैं और हमने मिलकर चलना है, तो लिहाजा ये जो कह रहे हैं तो फिर हमें ये बात मान लेनी चाहिए और इस तरह हम इसको जो है वो सपोर्ट करते हैं। इस तरह करके जनाब उसके सपोर्ट पे बात आ गई और बाकी जो चीजें थी वो ज़ाहिर सबके सामने हो गई। लेकिन जो दुरुस्त बात थी वो हकीकत यही है कि जिसको कहते हैं ना कि मतलब उन्होंने अगर आज का मतलब मैं तुमने तो वहां इस तरह दोस्तों से हम गपशप लगा रहे थे, मैं ये कह रहा था कि सही बात यह जिस तरह एक साफ पानी का ड्रम भरा हुआ हो ना, उससे वजू हो सकता हो, उसमें पेशाब का कतरा डाल दिया जाए तो वो वजू के काबिल नहीं रहेगा। यही काम इन्होंने ये किया है। और उसके बाद मैं आपको और मजे की बात बताऊं, हमने आजम नजीर तारड़ साहब से बात करने की कोशिश की मोबाइल पे, हम 3-4 जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बात नहीं की। फिर हमने उसको थोड़ा सा तरीके से मैंने उसको घेरा कि कुछ तो निकले ना। मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, हम कहीं को गलत रिपोर्ट ना कर दें। कहते हैं क्या कन्फ्यूजन है? मैंने कहा कन्फ्यूजन ये है कि ये 30 दिन तक ही रहेगा या इससे पीछे भी जाएगा, माजी बईद से भी। उसने कहा जब से भी होगा। मैं कहा सर इसका मतलब है कि चाहे वो, ये मैंने उनको कोट एंड कोट कहा उनके चैम्बर के बाहर, चाहे 1947 में 184(3) हुआ हो तब भी हो जाएगा। उसने कहा उसको भी आकाश है, उसके लिए कोई अलग कानून तो नहीं आएगा। मैं कहा सर ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ नहीं बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पर्सन स्पेसिफिक लॉ इस तरह बनाए जो गया उनको उड़ा चुकी है। तो अगर ये इस तरह से, अब उनके मुंह से जो अल्फाज स्लिप हुए वो बड़े शानदार थे। उन्होंने कहा कैसे पर्सनल स्पेसिफिक होगा, 400 और लोग भी तो है ना इसमें। अब ये उनसे खबर निकल आई कि इसका मतलब इन्होंने वर्किंग की हुई है कि 400 लोग हैं जो मुख्तलिफ सारे खातों में पड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जिस तरह से उसकी मंजूरी हुई, और मेन चीज जो थी, मैं तो ये कहता हूं सर कि अदलिया में इस्लाहात के नाम पर उसकी आड़ में नवाज शरीफ के लिए रास्ता बनाना था, उसका पहला फेज मुकम्मल हो गया। मरियम नवाज का पलड़े बराबर करो, वो जो क्या कहती हैं वो बयानिया और बयान उनका जो है, बयानिया और बयान नहीं, वो जो कहती है कि बैलेंस, हाँ दोनों लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, और उस वाले चैप्टर को आज कौमी असेंबली की हद तक जो है वो हल कर लिया गया है। अब आगे सेनेट में जाएगा, वो रुकावट नहीं है। बिल्कुल एमपी साहब से जरा पूछते हैं। देखें एमपी साहब, मैं आपके पास आने से पहले जो अली शेर साहब ने बताया, जरा आपसे जरा प्रोसेस भी पहले जानेंगे, फिर जानेंगे कि अब ये कल क्या होने जा रहा है और सदर कितने देर रोक सकते हैं, ये सारी चीजें। क्योंकि मैं एक चीज आपको बता दूं एमपी साहब कि ये बिल्कुल ठीक है कि रेगुलेट होनी चाहिए पावर, लेकिन जो काजी फैसल साहब ने अभी जो डिसीजन दिया है
उसमें भी उन्होंने कहा रूल्स को अमेंड होना चाहिए। देखें जो मेरी कुछ वकला से बात हुई और खासतौर पर डॉक्टर बाबर रहमान साहब ने इसकी जो हिस्ट्री बताई, उन्होंने कहा कि हाँ ये था आइन में कि असम्बली को जो है वो कानून बनाना चाहिए। जब असम्बली ने कानून ना बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बना लिए। अब जब रूल्स बना लिए तो अब सुप्रीम कोर्ट ही रूल्स को अमेंड करेगी। ये सारी बातों में जिस तरह से अली शेख साहब बता रहे हैं और फिर जिस तरह से ये मोहसिन दावर साहब वाली सारी एपिसोड, ये पहले बता दें कि कोई भी इस तरह से किसी कानून में अगर तरमीम होनी है उसका प्रोसेस क्या होता है और आप कहां कहां समझते हैं कि प्रोसेस वायलेट हुआ है। और साथ ही आप ये भी बता दें कि अब आगे क्या होगा। सेनेट का इसको पास कर लेता है, सदर को जाएगा, कितने दिन वो रोक सकते हैं, आगे क्या होगा? देखिए, पहली बात तो जो रूल बनते हैं, पहले सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लॉ सुप्रीम होता है। रूल हमेशा उस लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशन को अमल दरामद करने के लिए तरीक़ेकार बनाया जाता है। तो ये तरमीमी बिल नहीं है, ये नया एक्ट बनाया गया है जो पहले कभी भी सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट का 175 से चैप्टर शुरू होता है, तो उसके नीचे कभी भी पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया था। 1973 से ही ऐसे चल रहा है। 73 से कोई लॉ नहीं था, पहली मर्तबा इन्होंने लॉ बनाया है। अब लॉ जब बन गया है, क्योंकि लॉ सुप्रीम है, रूल सुप्रीम नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ाती नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को इस लॉ के अकॉर्डिंग नए रूल बनाने होंगे, अपने रूल को अमेंड करना पड़ेगा। ये है, इनका अख्तियार है। बाकी जो इस प्रोसेस को देखें, इस प्रोसेस को, ये जो कॉन्सेप्ट है अदलिया में इस्लाहत होने चाहिए, एक बंदा ना बनाए, इस कॉन्सेप्ट से न पीटीआई कोई भी इख्तलाफ नहीं कर रहा। और बड़े अरसे से 25-26 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि ये होना चाहिए, मगर एतराज़ जो अब हो रहे हैं, एतराज़ सिर्फ इसलिए हो रहे हैं, ये जो तरीक़ेकार इसको लाने के लिए बनाया गया वो बहुत ही जल्दी का था। एक तरफ इजलास चल रहा था कौमी असम्बली का, उसी वक्त ही अपना कैबिनेट का इजलास बुलाया गया उसकी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश करने के लिए कैबिनेट से मंजूरी लेनी पड़ती है। वो खाना पूरी की गई। फिर वज़ीर आज़म जो असम्बली में नज़र नहीं आते, हमेशा गैर हाज़िर रहते हैं, नवाज शरीफ साहब के तरह इन्होंने भी गैर हाज़िरी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो वज़ीर आज़म साहब भी हाउस में आए, उन्होंने शरफ बख्शा सारे मेंबर्स को, तो वो उन्होंने तकरीर की, फिर बिल पेश हुआ। तो उस पे उसके बाद कमेटी को जाता है बिल। अच्छा, ये वही मैं प्रोसेस पूछ रहा था, क्योंकि इस पे जरा बात करें, क्योंकि ये देखें अभी साहब 50 साल बाद ये कानून, ये लॉ बन रहा है, ठीक है। आइन के आर्टिकल के नीचे लॉ के नीचे रूल्स बनते हैं। 1973 से आइन जो है वो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन ही मौजूद है, और 1973 से अब अगर 2023 ले तो 50 साल बनते हैं। 50 साल बाद ये बन रहा था। तो एक तो ये चीज है, फिर जिस तरह से अगर आप सुबह से भी शुरू करें, 9:30 बजे काबीना बुलाई गई थी कल, कितने बजे? कल पिछले टाइम बुलाएंगे। कल, अच्छा सेकंड टाइम। अगर आप इसको पूरा प्रोसेस शुरू से इख्तिताम तक भी करें ना, तो ये 24 घंटे से ज्यादा का नहीं है। और असेंबली में पेश होने से मंजूर होने तक अगर आप देखें तो ये कोई 19 घंटे बनते हैं, 18.5 19 घंटे। 19 घंटों में इतनी 50 साल से जो कानून मौजूद नहीं था वो 19 घंटों में बना दिया गया बगैर डिस्कशन के। तो थोड़ा सा प्रोसेस हम जल्दबाजी जो है किसी भी मामले में अच्छी नहीं देखी जाती, मगर हमारे यहाँ पार्लियामेंट की ये हिस्ट्री रही है। खान साहब के दौर में 43 बिल कुछ घंटों में मंजूर करवाए गए, 11 बिल 12 बिल। ये जब भी पॉलिटिशियन किसी हुकूमत का, ये नून लीग के दौर में भी देखा, पीपल्स पार्टी के हुकूमत में देखा, परवेज मुशर्रफ के दौर में देखा, ये जब इनको अपनी ज़रूरत पड़ती है वो इतना जल्दी करते, फिर वो रूल्स को ये बिल पेश करने के लिए भी रूल सस्पेंड करवाए गए। मतलब जब पेश हुआ जी, क्योंकि एजेंडा में शामिल नहीं था, रूल सस्पेंड करवा के उस बिल को ले किया गया। आज फिर एजेंडा में शामिल नहीं था, सप्लीमेंट्री एजेंडा जारी करवाया गया। उसके बाद वो जो ओरिजिनल एजेंडा थी उसको सस्पेंड किया गया, वो फिर उस पर डिबेट कराने के लिए। तो कमेटी उमूमन जो जाता है तो कमेटी 1 महीने के 3-3 महीने 8-8 महीने रिपोर्ट नहीं देती है। कल मगर स्पीकर साहब ने उनको हिदायत कर दी कि भाई इसकी जल्दी रिपोर्ट देनी है, तो 9:30 बजे इजलास बुलाया गया कमेटी का। हाँ, कुछ घंटों में, 1-1.5 घंटे में कमेटी ने उसको अप्रूव भी कर दिया, और फिर इधर आया, बहस भी हुआ और फिर मंजूरी भी हो गई। तो कमेटी में जो स्टेक होल्डर, कमेटी को बिल, मैं आपको वजाहत करूं
इसलिए भेजे जाते हैं, फर्ज करो जुडिशरी के लिए ये बिल था, तो जुडिशरी के लिए बिल था, तो बार काउंसिल्स, सुप्रीम कोर्ट बार से लेकर जो एक्स साबका चीफ जस्टिस साहब से उनको बुलाया जा सकता था अगर उस पे सहर हासिल बहस होती, मगर क्योंकि बहुत जल्दी थी तो उन्होंने एक दिन में ही किया, वो नहीं हुआ। कमेटी का जो मकसद है बिल भेजने का, वो मकसद ही फोत हो जाता है। तो जल्दी में फिर जो जल्दी में बिल मंजूर होने के कमेटी से मंजूर होने के बाद आज ही पेश किया गया, और आज पेश करने के बाद अचानक एक तरमीम आई। वो तरमीम इस बिल की डिबेट जो इस बिल पे थी अदालती इस्लाहात की, उस तरमीम ने इस बिल के पे जो डिबेट को ही उसका रुख ही चेंज कर दिया। देखिए, कमेटी में अली शेर साहब बता रहे हैं कि मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने कहा था कि मैं तरमीम लेके आऊंगा, लेकिन जब असम्बली का इजलास था तो वहां पे मोहसिन दावर साहब ये तरमीम ले आए। अली शेर मौजूद है जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी और इन्होंने इजलास बुलाया था, हम कोर्ट में ही खड़े थे, तो इजलास बुलाने के मकसद पे हम बहस कर रहे थे, तो मैंने इनको उसी दिन ही कहा था, मुझे और कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा, ये अदलिया पे तनकीद करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के खिलाफ को कार्रवाई कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते, उस पे आप जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला जा रहा है वो उसको आप कोर्ट, लेकिन आर्टिकल 48 है शायद जिसमें है कि आप जजेस के कंडक्ट को और इन चीजों को भी तो नहीं, वो कंडक्ट और फैसला जो 68 अभी चल रहा है उस पे आप नहीं कर सकते। वो उनको इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोग तो तजर्बेगार हैं, तो वो उन सारी चीज़ों को सामने रखा है। वो किसी के जज के कंडक्ट पे बात नहीं है, माजी को ज़्यादा बोला गया है और मौजूदा किसी का नाम नहीं लिया गया। माजी के जैसे कुछ दिन पहले नून लीग ने साकिब निसार के तस्वीरें लेकर पार्लियामेंट में एहतजाज किया, प्ले कार्ड लेकर, मौजूदा जज का नाम किसी ने नहीं लिया, माजी के जजेस को का नाम लेकर मौजूदा अदलिया और मौजूदा जजेस के भी इशारों के नाम में नाम दिया, डायरेक्ट नाम नहीं लिया। अब बताएं आगे प्रोसेस क्या है, कल क्या होने जा रहा है, आगे इसका प्रोसेस क्या है? आज कल 10:30 बजे सेनेट का इजलास है, यानी आज क्योंकि अब 30 तारीख का आगाज जब हम अपलोड करेंगे हो चुका होगा, यानी जुमेरात के दिन का आज सेनेट का इजलास है। जी ठीक है, बिल्कुल इजलास है, 10:30 बजे है, उसकी एजेंडा जारी हो चुकी है। उस एजेंडा में इस बिल को जो आज कौमी असेंबली ने मंजूर किया है उसको कल सेनेट से मंजूर करवाने जा रहे हैं, और सेनेट में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है इनकी हुकूमती इत्तेहाद की, तो वो सेनेट से मुझे लगता है कि पीटीआई शोर करेगी, क्योंकि कौमी असेंबली के निस्बत वहाँ पे पीटीआई की स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे उनको थोड़ा अपोजिशन का मुंह देखना पड़ेगा, मगर वो बिल मंजूर वहाँ से हो जाएगा। मगर जो अभी जिस तरह के कंटेंट आया है सामने बिल का, ख़ासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब को जो सामने रख के तरमीम लाई गई है, क्योंकि उसको फ़ायदा मिलना है तो उसको अपील होगी, उसका फ़ायदा उसको फिर आगे चल के मिलता है, वो अदालत का ही फैसला होगा, मगर उनके लिए एक विंडो खोली गई है। तो इसको सामने रख के मुझे नहीं लगता पॉलिटिकली के सदर साहब इस पे साइन करेंगे। अब आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 के तहत सदर को जो बिल भेजा जाता है वो पाबंद है कि उस पर 10 दिनों के अंदर अंदर साइन करे। अगर सदर 10 दिन में साइन नहीं करते, 9 दिन में के बाद ही सदर वो बिल कहते हैं कि इन पे नजरसानी करो, तो वो ज्वाइंट पार्लियामेंट को भेजा जाएगा। तो वो ज्वाइंट पार्लियामेंट के इजलास में जब सदर भेजा जाए तो 10 दिनों के अंदर अंदर अगर उसको तरमीम के साथ या बगैर किसी तरमीम के साथ मंजूर किया जाए तो फिर सदर के पास 10 दिन है। अगर सदर ने फिर 10 दिन में साइन नहीं किया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 75 कहता है फिर वो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक कानून बन जाएगा। यानी 20 दिन है टोटल। जी, टोटल 20 दिन। और वो 14 और 10 दिन किस उसमें होते हैं सदर के पास? वो 14 दिन किसी हुकूमती तजवीज है, वो अलग है। अच्छा, हाँ। अच्छा वो समझ। अच्छा, यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि जब आज यानी 30 मार्च बरोज जुमेरात, आज जब सेनेट से ये पास हो जाएगा, आज ही भेज दिया जाएगा सदर को, सदर 9 दिन इसको अपने पास रखेंगे, 9 दिन बाद वो वापस भेजेंगे कि इसको आप इसको दोबारा इसका जायजा लें, इसको देखें, इसके ऊपर नजरसानी करें, फिर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, ज्वाइंट सेशन इसको देखेगा और ज्वाइंट सेशन अगर पास कर देता है, जब वो पास कर देगा फिर सदर के पास 10 दिन है। जी, ये अगर एक्ट बन भी जाए तो ये अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, अगर ये प्रोसेस सारा होगा तो ये आखिरी हफ्ते में ही ये लॉ बन सकता है, अगर
उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं उड़ा सकती। और क्योंकि बीच में छुट्टियां आती है, वो अतवार को इजलास कर नहीं सकते, और दूसरा सैटरडे को इजलास होता है, वो छुट्टियां काट के अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक ये मसला जाएगा। बाकी अब इस पे ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात कम किए गए हैं, मगर हकीकत ये है कि इसमें अख्तियारात कम नहीं किए गए हैं। आर्टिकल 184 के तहत जो सुओ मोटो का अख्तियार है वो जारी रखा गया है, मगर अब वो अकेले जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो नहीं कर पाएंगे, 3 जजेस सीनियर मोस्ट कर सकेंगे। इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है जो हमने डिस्कस नहीं किया, 11th ओवर में कमेटी के इजलास में जो ओरिजिनल बिल था जो एक दिन पहले इन्होंने पेश किया था, उसमें एक शिक नहीं थी, जो अब कमेटी के इजलास के बाद डाली गई है वो आईनी तशरीह के हवाले से। वो आईनी तशरीह के हवाले से अब इन्होंने ये लाजमी कर दिया है कि आईनी तशरीह का कोई भी मसला होगा तो उसके लिए कम से कम 5 रुकनी बेंच बनेगी। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसमें सीनाटी का जिक्र नहीं किया गया। तो क्योंकि आइन की इंटरप्रिटेशन का मसला आ रहा है तो उसमें सीनियर मोस्ट होने चाहिए थे, मगर पता नहीं क्या सहूलत इसमें इन्होंने देखी है, तो जिसकी वजह से इन्होंने सीनियरिटी का लफ्ज इसमें नहीं है। तो आगे चल के सेनेट में, क्योंकि सेनेट में रजा रबानी से लेकर बहुत बड़े बड़े कौमी असेंबली के निस्बत बहुत ज़्यादा आइनी प्रैक्टिस करने वाले लोग मौजूद हैं सेनेट में। सेनेट में क्या आता है, तजावीज़ क्या आती हैं, उसमें तरमीम अगर सेनेट ने की, कौमी असेंबली ने जो बिल मंजूर किया है, उसी सूरत में बगैर किसी कामा फुल स्टॉप के अगर सेनेट ने मंजूर नहीं किया, एक अल्फाज में भी तरमीम की, तो फिर कौमी असेंबली में आएगा, फिर सदर को भेजा जा सकेगा। ऐसे नहीं भेजा सकेगा। कल सेनेट में देखना पड़ेगा कि उसमें तरमीम क्या आती है। अगर तरमीम आती है तो फिर वो कौमी असेंबली में जाएगा और फिर सदर के पास साइन के लिए भेजा। और अगर कोई तरमीम वहां पे आती है तो उस तरमीम को भी अक्सरियत के साथ पहले मंजूर करना होगा सेनेट में, ठीक है, और फिर वो मामला जाहिर है। दिलचस्प बात है, कल देखना पड़ेगा कि ये इन्होंने दिखाने के लिए ही एक दिन के लिए कमेटी को भेजा, कौमी असेंबली की कमेटी को। सेनेट में भी क्या लॉ एंड जस्टिस कमेटी को ये बिल भेजा जाता है या डायरेक्ट ही सीधा सीधा सेनेट के ऐवान से मंजूर किया जाता है? तो ये वैसे कानूनी तौर पे ये उनके पास ऑप्शन है कि वो इसको रूल के या जरूरी है कमेटी को? मेरा हमेशा ये कंसीडर ओपिनियन रहा है, रूल्स में जो प्रोविजन दी गई है ना कि ये कमेटी को जाना है, ये करना है, इस प्रोसेस को स्किप करने के लिए जो प्रोविजन रखी गई है ना, वो हंगामी नोयत के मामलात के लिए रखी गई हैं। कोई इमरजेंसी ऐसा सूरत हाल पैदा हो जाए जिस पे रियासत को, आम लोगों को बहुत ही नुकसान हो रहा है, दिनों का वक्फा नहीं दिया जा सकता, ये उस कंडीशन में रूल्स को मुअत्तल करने की प्रोविजन रखी गई है। मगर इन प्रोविजंस का नाजायज फायदा लिया जा रहा है। अगर नवाज शरीफ के लिए भी लानी थी तो ये महीना पहले इसको ला सकते थे। क्या जल्दी क्या है? इस तरह जो पार्लियामेंट के रूल्स को, रेगुलेशंस को इस तरह जो मतलब मिसयूज किया जाता है ना, ये अच्छा काम नहीं। इससे ये जो मैं कहता हूँ जो आज सबसे ज्यादा कमजोर तरीन इदारा पाकिस्तान का पार्लियामेंट है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर, आईनी तौर पर सबसे ताकतवर इदारा पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट आज ताकतवर नहीं है, कमजोर तरीन इदारा है। तो उसमें पीपल्स पार्टी से लेकर, नून लीग से लेकर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके कयादत से लेकर मेंबरान उनके मुजरिम है। पार्लियामेंट की तौहीन के ये पॉलिटिशियन ही मुजरिम है। आज तक पार्लियामेंट की इज्जत नहीं हो रही है, तो वो उनके सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये लोग हैं। तो इन्होंने जमहूरियत को अपने मुफाद के लिए चलाएंगे तो पार्लियामेंट की कैसे इज्जत होगी? पार्लियामेंट की तब इज्जत होगी जब पार्लियामेंट इज्तिमाई मुफाद के लिए काम करेगा। जो जमहूरियत का असल में विजडम है, जमहूरियत का मसला मतलब ये है कि आम आदमी को आप उनके लिए सहूलत पैदा करें, पब्लिक की हुकूमत होनी चाहिए, पब्लिक की वेलफेयर होनी चाहिए। मगर ये पब्लिक की वेलफेयर नहीं होती है, यहाँ पे अपनी वेलफेयर होती है। पब्लिक के लिए आज तक हमने क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट से लेकर
पीनल कोड तक हाँ अंग्रेजों के दौर का हम चला रहे हैं। आज तक उसको हमने अपना पाकिस्तान का लॉ बनाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि उसमें मेरे लीडर का, किसी पार्टी के लीडर का मसला नहीं है। तो ये इस तरह जब तरजीहें होंगी तो जमहूरियत की, सियासत आज आज पॉलिटिशियंस को ये समझना चाहिए कि आम आदमी आमरीत से सियासत का तकाबली जायजा ले रहे हैं। ये इनके लिए डूब मरने का मुकाम है कि एक आमिर को एक जमहूरी सिस्टम के साथ मिलाया जाए। ये जमहूरियत पसंद और जमहूरियत करने वाले, जमहूरी पार्टी जो खुद को चैंपियन समझते हैं ना, उनके डूब मरने का मकाम है जिस सूरत हाल में जमहूरियत को इन्होंने लाके खड़ा किया है। तो ये इनके जब पेटी मफाद आते हैं तब एक दिन में, 24 घंटे में, 12 घंटे में हर चीज हो जाती है। पब्लिक किस प्रॉब्लम में है ये इन्होंने सोचा है, क्योंकि मुझे तकलीफ नहीं हो रही ना, इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो जमहूरियत की आम आदमी इज्जत तब करेगा जब आम आदमी के मसले हल होंगे। बिल्कुल सही। रजा रबानी ने, सेनेट चेयरमैन था, पब्लिक पिटीशन का एक उन्होंने ऑप्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा दिया। ये अलीशेर बैठे हैं, पता नहीं कितने आम आदमी ने, आम मुलाजिम ने उस पब्लिक पिटीशन से फायदा लिया। ये क्यों नहीं कर सकते? उसका एक सोच था, अवाम के लिए पार्लियामेंट नहीं है तो फिर अवाम कैसे पार्लियामेंट को इज्जत से देखेगी? ये जमहूरियत के साथ नफरत करना अच्छी बात नहीं है। सिस्टम का कसूर नहीं है, मेरा कसूर है, इन पॉलिटिशियंस का कसूर है, सिस्टम का नहीं। जमहूरियत आम आदमी के भले की है। जमहूरियत का मतलब ये है कि वो हुक्मरान होंगे जिनको आम आदमी मुंतखब करेगा। हम इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते। हम पार्लियामेंट की इज्जत इसलिए करते हैं कि पार्लियामेंट आम आदमी का मुंतखब इदारा है। ये बिल्डिंग का कसूर थोड़ा ही है, जो मुंतखब होके आते हैं वो अवाम का वोट भेजते हैं, उनका कसूर है। बिल्कुल ऐसी है, तस्वुर का कसूर नहीं है। ये असल में इन्होंने जमहूरियत इस वक्त जिस भी सूरत हाल में है, ये उसके 100% ये मुजरिम है। अगर इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है, आप हुक्मरान हैं, आप या उनका रास्ता रोके या फिर घर चले जाएं। अगर आप उनके सामने कुछ कह नहीं सकते तो फिर आप ना आए ना। अगर आते हैं तो फिर आप रास्ता रोके। तो ये क्या बात हो आगे मुझे सुकून से चलने दे, आप भी चलते रहे। तो नजरिया जरूरत तो ये भी है, नजरिया जरूरत चलेंगे तो फिर मसले हल नहीं होंगे। ये जो एमपी साहब बात कर रहे हैं ना जमहूरियत की, इनकी जमहूरियत जो है उसका तो मैं तो इतराफ करता हूं कि मैं एमपी साहब की जितना जमहूरियत पसंद नहीं हूं, लेकिन एमपी साहब के जो जज्बात हैं वो आम आदमी के हैं। हाँ बिल्कुल, आम आदमी के। आज तो मैंने बल्कि अपने वो मलिक सईद साहब हमारे रिपोर्टर हैं, मलिक सईद साहब को मैंने आज सवाल ये भेजा था सुबह में कि जी जितनी जल्दी में आपने ये सारा प्रोसेस ये कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी इस तरह की कानून साजी जो है वो 22 करोड़ अवाम के किसी मसले के लिए भी की है? ये इन लोगों से पूछें। मलिक साहब से यही मैंने बात भी की थी। रजा रबानी साहब ने अदालती इस्लाहात के लिए एक बहुत बड़ी डिबेट कराने के बाद सिटिंग चीफ जस्टिस को उस वक्त के को बुला के, सारे बार्स को बुला के उन्होंने बिल बना के दिए थे। वो क्यों नहीं मंजूर हुए? तो ये असल में नीयत जो है, नीयत का मसला है। और मसला ये नहीं है, हम बहुत हो गया, अब लोगों के पास बर्दाश्त करने की सकत ही नहीं रही है। लोगों के सांस घुट रहे हैं। 700 रुपए या 500 रुपए जो दिन में कमाने वाला बंदा, मुझे बताए ना, 700 रुपए केजी घी कहाँ से ले, 150 रुपए आटा कहाँ से ले, 150 रुपए चीनी कहाँ से ले, कैसे बच्चों का रोजगार करेगा? ये अपनी पेटी पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं, लोग मरे जा रहे हैं। आपके पास 70% गरीब हैं लोग, आपके पास 10% अमीर लोग हैं जो हम पे हुक्मरानी करते हैं। और अमीर पे अलग कानून है, गरीब पे अलग कानून है। ये ड्रामेबाजी बंद करें। ये आप जो यूनिवर्सल थॉट है जमहूरियत और सियासत, ये शर्मिंदा कर रहे हैं उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो एक चीज मैं जो कहना चाह रहा था, देखें ये जो जमहूरियत के जमहूरे हैं ना, इन जमहूरों की शक्लें जरा देखें। कल राना तनवीर साहब कहते हैं कि
जीएचक्यू में लिस्टें जाती थी इनके टिकटें बनने के लिए, जीएचक्यू में हल्का बंदियां होती थी, जीएचक्यू में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन फाइलें उठा के जाता था, और फिर आगे वो बड़ी मजे की बात कहते हैं जिन्होंने बनाया साडी बिल्ली सानू म्यों, जब उसको म्यों किया तो उन्होंने इमरान खान को निकाल बाहर किया। ये कल ऐवान में उन्होंने ये बात कही है। और आज जो दूसरा बड़ा जमूरा है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो जमूरा साहब कहते हैं कि हमने को गेट नंबर 4 की मदद से इमरान खान को नहीं निकाला। अब पता नहीं राणा तनवीर सच्चा है या बिलावल भुट्टो जरदारी सच्चा है, हमारी तो समझ से बाहर है। उससे पहले खुरम दस्तगीर साहब वो इब्तिदा में तले साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था बिल्कुल कि अगर ये सब ना होता तो फिर हम कहाँ होते, तो ये हुआ तो हमने ये सब कुछ क्यों किया। बिल्कुल ऐसे ही है भाईजान, ये जमहूरियत जो है ना, सही और सच्ची बात है। आज उनकी सहूलतकारी हो रही है तो मरियम नवाज तमाम स्क्रीनों के ऊपर लाइव है। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का एक बोल और ARY के अलावा सबकी तरफ से बाइकाट है। और मरियम साहब ने जैसा सिटिंग जजेस की तस्वीरें चला के और जो इल्जामात लगाए, वो तो मैं सिद्दीक साहब इस बात पे ना, मैं कम से कम अदलिया की इस सोच के साथ हूं। मैं समझता हूं सर ये चाहते थे कि ये छेड़े और जो देखिए हारा हुआ होता है ना, एक मिनट सुने, जो हारा हुआ होता है ना वो गोटियां शोटियां वोट छोड़ डब्बे शब्बे फाड़ फूड़ के ना वो भागना चाहता होता है। ये वो काम करना चाहते थे। अदलिया ने मरियम नवाज को नजरअंदाज करके वो अपनी असल चीज के ऊपर रही है, अल्लाह करे रहे, इलेक्शन ये अच्छा किया है, बिल्कुल ये ज्यादा बेहतर है। बाकी जहां तक इनकी जमहूरियत है सर, इनकी जमहूरियत तो हमारे सामने रोज, मैं क्या कहूं, इस पे हम बात करेंगे क्योंकि टाइम काफी हो गया। बस लास्ट, मलिक सईद साहब आप पार्लियामेंट को बड़ा रेगुलर कवर करते हैं, तो ये बताएं कि पिछले एक साल शहबाज शरीफ तक मुकम्मल होने वाला है, कभी आपने किसी अवामी इशू पे ऐसी जल्दी देखी है कि कोई कानून साजी हुई हो? सदीक जान साहब, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। आज बिल्कुल अली शेर साहब ने ये सवाल दिया तो मैंने मुख्तलिफ अरकान से ये सवाल किया जिसमें ज़्यादातर हुकूमती अरकान थे, तो बड़ा मज़े का जवाब आया। एक तो रुकन ने ये कहा आपको नहीं पता ये कहाँ से हो रही है ये कानून साजी। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि अवाम जो है वो और अवाम के मसाइल हमारी तरजीह नहीं है। उनका यही कहना था कि इलेक्शन से भागने के लिए ये यहाँ पे ये सारा काम किया जा रहा है। लेकिन जो आज मेरी वैसे ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों के साथ सिटिंग हुई तो उनका यही कहना था कि मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त बयानियाँ नहीं है, तो अभी अदालत के साथ लड़ के वो एक बयानिया अपना जो है वो बनाना चाह रहे हैं कि हमें जो है अदालतों ने निकाला, मज़ामत का हमने जो है इस तरह खड़े हुए जिस पे हमें निकाला गया। लेकिन हकीकत यही है कि अवाम की किसी को भी फिक्र नहीं है, हर बंदा अपने चक्कर में लगा हुआ। अभी इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की बात की, सोर्सेज ने ये बताया कि कल जब पीपल्स पार्टी को पता लगा कि ये नवाज शरीफ वाली जो तरमीम है वो ला रहे हैं, उस पे जरदारी साहब ने अच्छा खासा गुस्सा किया और उनका यही कहना था कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी मज़ामत करे, जो कि आज शिक के दौरान हुई भी। लेकिन फिर जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो वो फिर बकाऊ मामला सेटल हो गए। अब ये नहीं पता कि वजारतें हुई या क्या हुआ है। लेकिन आखिर में एक बात बताऊं, हकीकत ये है कि जो मौजूदा पॉलिटिकल सूरत हाल है, खान साहब हैं, खान साहब भी उनको ये महसूस हो रहा है कि कहीं मैं नाअहल न हो जाऊं, इससे पहले इसलिए इलेक्शन चाहते हैं। और ये इस वक्त इलेक्शन इसलिए नहीं चाहते कि इनको पता है हार जाएंगे, तो इस वक्त ये अपने मुफादात की जंग चल रही है। यही खान साहब थे, ये उनको कहते थे कि इलेक्शन कराएं, खान साहब इलेक्शन से भागते थे। ये सियासत अवाम के लिए नहीं हो रही है, ये इसी वजह से सियासतदान, सियासत और जमहूरी निज़ाम ये अवाम के नजरों में गिरता जा रहा है। लोग अब आमरीत को ज्यादा अच्छा कह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं ये हमारे लिए माशाल्लाह अच्छा था, इतना ये हमारे लिए भी और जमहूरियत पसंद सारे लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है। इन्होंने कहां सूरत हाल को लाके खड़ा किया है। ये इंसान नहीं बन रहे अभी भी अपने पैटी मुफादों में लगे हुए हैं। एमपी साहब, क्योंकि इस पे हम आपके साथ ना बातचीत जारी रखेंगे क्योंकि टाइम काफी हो गया है। देखें जिस तरह से ये 18.5 घंटे में ये कानून साजी हुई है, काश कि ये देख लेते कि पिछले चंद रोज में 12 लोग आटे की लाइनों में लगे हुए, उनकी जानें चली गई। जिस तरह से कत्ल गारत गरी हो रही है, जिस तरह से मुल्क के अंदर जो है वो गुर्बत की वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, लोगों को मायूसी नजर आ रही है, अंधेरा नजर आ रहा है, IMF से डील हो नहीं रही, बहुत अनसर्टेनिटी है, मुआशी अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, हर तरफ जो है वो माहौल बहुत कशीदा है, इदारे आमने सामने हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही।
अपनी अपनी ज़ात को बचाने के लिए। और जिस तरह से आपने देखा कि तरमीम इसलिए की गई कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करके और किसी तरह से इलेक्शन से चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल किया जाए कि वो इलेक्शन कराने का फैसला ना दें। तो हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।